नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 2023 में बड़े बदलाव के बाद अब बारी 2024 की है कि 2024 के दंगल को लेके बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल पुरजोर तैयारियों में इस बात को लेकर जुट गई है कि कैसे मिशन 11 को धरातल पर उतारा जाए। बीजेपी जो हमेशा 10 सीटों तक जीती है, वो चाहती है कि इस बार 11 सीटें जीते, तो वहीं कांग्रेस जो अधिकतम राज्य गठन के बाद 2 सीटों तक पहुंच पाई है, वो भी चाहती है कि इस बार 11 सीटें जीत के छत्तीसगढ़ में कम से कम लोकसभा के लिहाज से चमत्कार किया जाए। लेकिन इस चमत्कार के पीछे आधार क्या है, क्या कुछ गुणागणित है और क्या कुछ तैयारी, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश में कभी 54 सीटों के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव में कैसे प्रदेश की सभी 11 सीटों में जीत दिलाई जा सके, इसे लेकर फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ चर्चा है कि इस बार बीजेपी लोकसभा में प्रत्याशियों की घोषणा कर सभी को चौंका सकती है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सिटिंग सांसदों को विधानसभा में भेज दिया है। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार अपने कुछ वर्तमान विधायकों के साथ ही नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो चुनाव होने वाले हैं और उस विषय को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और निचले स्तर पर हमारे क्लस्टर की बैठकें होने को तय है और विधानसभा की बैठक होने को तय है। और निचले स्तर पर जो रणनीति के तहत पे हम लोगों ने विधानसभा पर चुनाव लड़ा, उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में राम का मुद्दा बीजेपी प्रमुखता से उठाएगी। वहीं कांग्रेस भी मोदी सरकार में किए गए वादों में वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जनता को साधने में लगी हुई है। इन सब के बीच कांग्रेस प्रदेश के सभी 11 लोकसभा सीटों में मजबूती के साथ खड़े होने के लिए मैदान तैयार कर रही है। जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 4 सांसदों को मैदान में उतारा है, वैसी ही स्थिति लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी विधायकों को टिकट देने की स्थिति में नहीं है। सरकार बचाने में उनको मुश्किल हो जाएगी। बड़े नेता बगावत के मूड में हैं। कांग्रेस योग्य व्यक्ति को लोकसभा का टिकट देगी और पूरी तरीके से पूरी एकजुटता के साथ लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और लोकसभा चुनाव के परिणाम विधानसभा चुनाव के इतर आने वाले हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि अब की बार जनता मोदी सरकार से छुटकारा चाहती है। विशेष तौर पर जो उन्होंने वादा किया था महंगाई, बेरोजगारी, वादा खिलाफी, सुशासन का, उसमें पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। ये सारे मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। अब पूरी एकजुटता से हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 2018 विधानसभा चुनाव में महज 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। ऐसे में बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर जोश बरकरार है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती के साथ जनता के बीच जाने को तैयार है। लेकिन इंतजार की लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी किस मापदंड को अपनाकर टिकट का बंटवारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से टारगेट को लेके जो है सियासी गलियारों में चर्चाओं का भी दौर जारी है। दरअसल 24 के दंगल में दिग्गजों पे दांव, इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो एक बड़ा दांव खेला कि 4 सांसदों को विधानसभा की टिकट दे दी गई, 3 जीत दर्ज कर ली, 1 की हार हुई। क्या उसी पैटर्न को अपनाते हुए 2019 में जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी ने चौंकाया था कि सभी सांसदों के टिकट काट दिए गए थे, क्या उसी तर्ज पे कुछ चमत्कार बीजेपी करने वाली है? प्रयोगधर्मी पार्टी मानी जाती है। इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, जवाब लेंगे। पहले 3 खास मेहमानों से तारुफ आपका करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, आप युवा नेता हैं, प्रवक्ता है, आप पार्टी के विभिन्न पदों पर लगातार कार्य कर रहे हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ है, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, पूरे चुनाव में अहम भूमिका इनकी रही। धनंजय जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीब से समझने जानने वाले अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने दिग्गजों पे दांव लगाया, 4 सांसदों को धरातल पे उतार दिया गया। ना केवल सांसद बल्कि तमाम बड़े नेता जो 2018 में धराशायी हो गए थे, उन पे भी बीजेपी ने दांव लगाया। कई जीते, कई को फिर से हार का सामना करना पड़ा।
क्या 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ इसी ओर इशारा करता है? जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठननिष्ठ पार्टी है। हम अपने संगठन को सर्वोपरि मान करके काम करते हैं। हमारा संगठन जो है वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में होता है। तो संगठन तय करता है कि कौन से कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी। कुछ लोगों की भूमिका सरकार में होती है, कुछ लोगों की भूमिका चुनाव में होती है, कुछ लोगों की जो भूमिका है वो संगठन में होती है। तो वैसी भूमिका को देख करके संगठन तय करके लोगों को काम में लगाते हैं। अभी देखेंगे कि विभिन्न समितियों का गठन हुआ है। हमारे छाया पार्षद जो है, छाया विधायक है, माफ करिएगा, 36 विधायक जो चुनाव हार गए थे, उनको भी सरकार की योजनाओं को क्षेत्र में जो है लेकर के जाने के लिए उस विषय में भी बड़ी बैठक हुई थी। हमारे नेतृत्व ने उनको भी काम सौंपा है। उसके साथ साथ प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए काम आ गया है। जो समितियां गठित हुई हैं, चाहे बूथ सशक्तिकरण का काम हो, गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान हो, विश्वकर्मा योजना। ठीक है सुनील जी, इसका असर क्या होगा? सुनील जी, असर क्या होगा? असर तो यही 11 सीटों का टारगेट आपका। हमने तो तय कर लिया। हमारा लक्ष्य जो है, हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा लक्ष्य अटल है, हमारा लक्ष्य कमल है। हम 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने के लिए काम कर रहे हैं। 2024 राम वर्ष के नाम से है, तो भगवान राम का जब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी स्थापित करना भाजपा के एक कार्यकर्ता का लक्ष्य है। और मैं तो ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास 11 प्रत्याशी भी नहीं है, इनके पास मैं जवाब ले लेता हूं। धनंजय जी, जवाब दे दीजिएगा आप कि आपके पास 11 प्रत्याशी नहीं है जो चुनाव लड़ सके, पहला। दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी प्रयोगधर्मी पार्टी है, कांग्रेस के पास कुछ है ऐसे इस तरह का काट जो बीजेपी के प्रत्याशियों पे, चेहरों पे वो आगे साबित हो सके? देखिए अवधेश जी, निश्चित तौर पर 2024 जो लोकसभा के चुनाव हैं और चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी तैयारियां चल रही है। आप देखेंगे हमारे यहाँ चुनाव समिति की घोषणा हो चुका है। यहाँ पे मैनिफेस्टो कमेटी में प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं टी सिरोही जी को रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को कहीं और की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर हमारे जो प्रत्याशी होंगे निश्चित तौर पर जनता के बीच जाएंगे, जनता के लिए स्वीकारता वाले प्रत्याशी होंगे। 11 लोकसभा सीट जितना हमारा लक्ष्य भी है। लेकिन धनंजय जी, सवाल यह है ना कि लक्ष्य तो आपने तय कर लिया, लेकिन राज्य गठन के बाद पहला मौका 2019 में है जब आप लोग 2 सीटों तक पहुंच पाए। कैसे दहाई तक पहुंचेंगे? दहाई का आंकड़ा कैसे पार करेंगे? आप अभी तक इकाई में है। देखिए, जनता है जो आपको दाएं भी पहुंचाएगा और आपको जीरो भी पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो जनता के बीच हम लेके जाएंगे। 10 साल की नरेंद्र मोदी सरकार की जो नाकामी है, जो वादा खिलाफी है, देश में जो आज स्थिति खराब हो चुकी है। आप देखेंगे बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुराने हालात में खड़ी हुई है। ठीक है। महंगाई घर घर में मोदी प्रकोप की तरह दिख रहा है। युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है और देश पे आज लगातार कर्ज बढ़े है। 55 हजार लाख करोड़ का कर्जा जो आजादी के बाद 13 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर लिया था, देश का काम किया था। आज अकेले नरेंद्र मोदी 155 लाख करोड़ का कर्जा मैं धनंजय जी लौटूंगा, मैं अनिरुद्ध जी का ढेर सारे मुद्दे हैं। जनता के बीच जाएंगे, हम जनता के बीच रखेंगे बात को। मैं अनिरुद्ध जी के पास जा। अनिरुद्ध जी, 2023 के चुनाव बीजेपी की रणनीति किसी को समझ नहीं आई। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी पहली बार सर्वाधिक 54 सीटों के साथ विधानसभा तक पहुंच गई। 2019 का भी जिक्र करना लाजमी होगा क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। सारे सांसदों को टिकट काट दिया गया। रमेश बैस माननीय राज्यपाल है अभी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का, ऐसे सीनियर सांसदों का टिकट काट दिया गया। क्या कोई दिग्गजों पे दांव लगाने की तैयारी बीजेपी कर रही है? जिस तरह से मंत्रिमंडल पे भी अगर नजर डाली जाए तो ऐसे कई योग्य उम्मीदवार थे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं किया गया। क्या उन्हें लोकसभा में भेजने की तैयारी बीजेपी कर रही है भीतर खाने? 2019 के चुनाव का भी आपने जिक्र किया, रवि जो है आप वर्तमान की बात कर ही रहे हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, आपने कहा कि मतलब दिग्गजों की टिकट कट गई, यहाँ तक कि जो अभी रमेश बैस जी जो राज्यपाल है महाराष्ट्र की टिकट कट गई। बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, आप ये देखिए कि वही 2019 से बदली और अब कब क्या कर जाएंगे इसका कुछ पता नहीं है, जैसे 2019 में पता नहीं था। फिर उसके बाद अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी पता नहीं था। 4 सांसद उतार दिए। 4 सांसद उतार दिए। और अब जो है अभी की जो तैयारी है, और आप ये गौर करिए, देखिए क्या है कि हरिओम शरण जी का वह भजन है कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। अब यहाँ उदासी मन तो दिख नहीं रहा है।
काफी उत्साह है। और आपने कांग्रेस का भी जो डिबेट आक्रोशित मन दिखाई पड़ रहा होगा आपको भीतर खाने से। देखिए, आक्रोशित मन वाली कोई बात तो नहीं दिखती है, लेकिन हाँ देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी में जो आज तक मैं देखने पाया, मतलब यह है कि वहां पे जो है संगठन इतना मजबूत है कि अगर कहीं आक्रोशित मन हो, उदासी मन हो, खिन्न मन हो, फ्रस्ट्रेशन वाला मन हो, वो निकल कर बहुत कम बाहर आ पाता है। मतलब आप उसको कड़वे घूट को आपको अंदर ही अंदर जो पीते रहना है। बिल्कुल। और जो बड़े नेता तय करेंगे वही होगा। अवधेश जी, और कुल मिला के जो है चौंकाने वाले जो है चेहरे जो है इसमें पूरी संभावना है कि इस बार भी दिखेंगे। और आखिरी लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस की जो बात है, मतलब 2 से ज्यादा इसमें जीत भी नहीं पाई, तो वहां पे जोगी जी का पहला जो चुनाव जीते लोकसभा राज्य बनने के बाद, तो बहुत बड़ा उनका ऑरा था। उसके बाद अगर कहीं डॉक्टर महेंद्र चरणदास महन जी, उन्होंने अगर कहीं जीता तो बहुत लंबी यात्रा थी। उसके बाद ताम्रध्वज साहू जी सौरभ पांडे जी से कैसे जीते, तो सौरभ पांडे जी कैसी हारी, वो चिंतन हम लोग कई बार पूर्व में कर चुके हैं। वहाँ जीत बड़ी नहीं थी, हार बड़ी थी। और 2 का जो है आपने देखा, तो उससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अवधेश जी। बिल्कुल सर, मैं सुनील जी आपके पास आता हूँ। ठीक है, आप चौंकाने वाले चेहरे लेके आ जाएंगे, मंत्रिमंडल से जिन्हें शामिल नहीं किया गया, संभवतः आप उन पे भी दांव लगा दे। महासमुंद सीट हो, कांकेर सीट हो, या फिर रायपुर सीट हो, बिलासपुर सीट हो, कई ऐसे प्रबल दावेदार है जिसपे हम चर्चा करेंगे दिग्गजों पे दांव। ठीक है, वो भी एक रणनीति है। दूसरी बड़ी बात ये कि 11 सीटों का टारगेट आपने रखा है। मैं 2-3 आंकड़े आपको बता देता हूं। जांजगीर लोकसभा के 8 सीटों में बीजेपी के पास 0 सीट, 8 की 8 सीट कांग्रेस के पास। दूसरे में अगर एक बार बोलूं, कांकेर के 8 में से 5 सीट कांग्रेस के पास है, 5 सीट। तीसरी बड़ी बात, राजनांदगांव के 8 में से 5 सीट कांग्रेस के पास, और रायगढ़ के 8 में से 4-4 सीट कांग्रेस के पास। 5 सीटों का समीकरण तो यहां दिखाई पड़ रहा है जिसमें कांग्रेस आगे है। आप कैसे 11 तक पहुंच पाएंगे सुनील जी? जी देखिए, आप इससे थोड़ा और पीछे चले जाइए। पिछली बार की स्थिति क्या थी? 2018 में कांग्रेस के पास 68 सीटें थी, 68 सीटें थी और बहुत बड़ा बहुमत था, सरकार बनी थी। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित थे, कांग्रेस की सरकार उत्साहित थी। लेकिन हुआ क्या रिजल्ट में? रिजल्ट में ये हुआ कि 68 सीट वाली कांग्रेस जो है मात्र 2 सीट जीत पाई छत्तीसगढ़ में, मात्र 2 सीट। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, उनकी लड़ने की क्षमता जो है, उनके काम करने की जो क्षमता है, और कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उतारती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवधेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी के संगठन के द्वारा तय होती है, और उस भूमिका का निर्वहन उसको करना है। अब कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये विषय नहीं है। मैंने पहले ही कहा, लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य अटल है, और लक्ष्य नहीं सुनील जी, बड़ा तो है, कौन लड़ेगा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि 2019 में भी सवाल उठा था और ऐसे चुनाव लड़ा गया कि 4-4 लाख वोट से छत्तीसगढ़ की जनता ने जिता के सदन तक भेजा, संसद तक भेजा। दुर्ग लोकसभा की बात कर लीजिए, रायपुर लोकसभा की बात कर लीजिए, लगभग 3.25 लाख वोटों से सुनील सोनी जीत के जाते। प्रमोद दुबे आपके बड़े नेता कांग्रेस के, वो हार का सामना करते 4.25 लाख वोट से। मैं धनंजय जी के पास जाता हूं। धनंजय जी, आपने एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है कि 11, ठीक है, राजनीति हो या आम जीवन हो, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन उस संभव करने के लिए कुछ रास्ता तो होगा ना। अभी भी पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है, अभी भी लोगों में नाराजगी, मतलब आपके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कैसे 11 के एक बड़े टारगेट को अचीव करेंगे आप, जो 24 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद नहीं हो पाया है? देखिए अवधेश जी, यही वो धरती है, यही वो देश है, यही वो मतदाता है। जब कांग्रेस 440 सीट भी जीत 404 सीट भी जीत के देश में सरकार भी चलाई है, बिल्कुल, और कभी हमारे पर अहंकार भी नहीं है। उस दौरान भी हमने जनता की सेवा किया, और आज भी हम 54 सीट में है, तब भी जनता की हक की लड़ाई कोई लड़ रहे तो कांग्रेस पार्टी लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे 11 सीट हो या 440 सीट जीतना हो, ये जनता के सहयोग से संभव होता है। कि अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को निरंतर उठा रहे हैं, हो सकता है कि तो चुनाव में आपको हार मिला हो, लेकिन फिर भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी निष्ठा के साथ, उसी जनता के प्रति जो कर्तव्य है उसके निर्वहन करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जनता की बात तो करते हैं ना, हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। रही बात चुनाव की, तो स्वाभाविक सी बात है, चुनाव में बहुत सारे समीकरण काम करते हैं। बिल्कुल। पिछली बार जिस प्रकार से 2019 में श्री नरेंद्र मोदी का एक अवसर प्रदान कर दीजिए, जनता ने इसके ऊपर अवसर दिया। उसके बाद भी क्या स्थिति बना है छत्तीसगढ़ जनता को पता है। छत्तीसगढ़ में ट्रेन नहीं मिलता है, यहाँ के जो सांसद थे सरकार के सब मौन रहते थे। छत्तीसगढ़ बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन क्या वो कर पाए? क्या? स्वाभाविक सी बात है, हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। जनता सिरोधार है, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। ना तो कल हमारे पास अहंकार था, ना आज हमारे पास अहंकार है। कल हमने हार स्वीकार किया था, आज जीत के फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, और जनता उस पर निर्णय करेगी। बिल्कुल। धनंजय जी, आपने दरअसल 404 सीटों का जिक्र किया। 404 सीट
कांग्रेस को किस परिस्थिति में मिली थी, अनिरुद्ध जी उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन वह वही साल था 404 सीट जीतने का, जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था और 2 सीट जीती थी उस बार। जब कांग्रेस सर्वाधिक सीटों के साथ थी, तब बीजेपी सबसे कम सीट 2 सीटों के साथ सदन तक पहुंची थी, 2 से दोबारा तक पहुंच गई। लेकिन 404 सीटों के पीछे का गणित, जो सेंटीमेंट जुड़ा था, जिस तरह से घटनाएं घटी देश भर में, वो सेंटीमेंट जुड़ा था, 404 सीटों तक कांग्रेस को लेके गई। खैर, मैं को अनिरुद्ध जी का रुख करता। अनिरुद्ध जी, आप जब प्रकाश डाल दीजिएगा 404 और 2 सीट, 2 से दोबारा तक और 404 से 54 सीट तक। एक बार प्रकाश डाल दीजिए, फिर छत्तीसगढ़ का सवाल मैं लेता हूं आपसे। देखिए क्या है कि 31 अक्टूबर 1984 को जो इंदिरा जी की हत्या हुई, उनकी शहादत हुई। इंदिरा जी की शहादत का तो जो है जनमानस में भारी असर था। बिल्कुल सही। और भारी असर मतलब है कि लोगों के आंसू छलके थे। तो इंदिरा जी का की अपनी लीडरशिप थी, जैसे आज मोदी जी की है, वो भी चमत्कारिक थी, मोदी जी भी चमत्कारिक हैं। उसका असर उस चुनाव में देखने को मिला। मतलब ऐसा बहुमत जो है देखने में नहीं आता। बिल्कुल सही। और निश्चित रूप से राजीव गांधी जी भी जो है पार्टी को एक अच्छी लाइन पर ले जा रहे थे। और बहुमत में होने के बाद भी जो अगला लोकसभा चुनाव हुआ, मतलब एक बार तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, बहुमत साबित हुआ। अगला जो हुआ तो वहां पे उन्होंने निर्णय लेते हुए, बहुमत होने के बाद भी विपक्ष में बैठा उन्होंने कबूल किया। वो उनकी दूरदर्शिता थी। लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये रहा, राजीव गांधी जी की भी शहादत हो गई। बिल्कुल सही। और शहादत होने के बाद मतलब जो है कि एक बड़े चेहरे का आज भी कांग्रेस को इंतजार है। ये हो सकता है कि राहुल गांधी जी आगे जाके चमत्कारिक चेहरा बन जाए या प्रियंका जी बन जाए, बिल्कुल उसमें कहीं कोई वो नहीं है। तो मेरा कहने का अवधेश जी ये मतलब है कि एक चमत्कारिक व्यक्तित्व की कांग्रेस को जरूरत है, और जो कि हो सकता है, क्योंकि मोदी जी के चेहरे तक पर भी 2013 तक किसी ने विश्वास नहीं किया था। बिल्कुल सही। आज वो कहां पर खड़े हैं। लेकिन अनिरुद्ध जी, सवाल यह है ना कि छत्तीसगढ़ का मैं जिक्र कर लेता हूं कि लोकसभा चुनाव में तब दिन बचे हुए, महीनों की बात खत्म हो गई, अब तो गिनती के दिन बचे। और संभवतः अगर तय समय पे हुआ तो मार्च के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लग जाए, या फिर अगर तय समय से थोड़ा सा पहले हुआ तो फरवरी के लास्ट में लग जाए। तो इतने जल्दी कांग्रेस चमत्कारी चेहरा कहां से ले आएगी जो छत्तीसगढ़ में 11 सीटों तक पहुंच जाएगी? कुछ मेरी बात है ना अवधेश जी, आपको अजीब लग सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कहीं प्रत्याशी चयन वाली बात है तो मेरा तो ये मानना है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की इसमें अहम भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि दीपक बैज जो पिछली बार जो 1 से 2 आंकड़ा हुआ, तो दीपक बैज जो बस्तर से चुन के आया, तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो निर्णय भूपेश बघेल जी का था। और मैं बात संतुलन की है, क्योंकि कांग्रेस का जो है 2003-04 से आप देखें तो लगातार संतुलन बिगड़ता रहा था। वो संतुलन बन सकता था, लेकिन नंद कुमार पटेल जी की असामयिक निधन हो गया, शहादत हो गई। लेकिन फिर उसको जो है एक ठोस जो है जमीन उसकी जो बनाने में भूपेश बघेल जी की बड़ी भूमिका रही। और एक एक व्यक्ति की है ना, उनको बहुत बारीकी से पहचान है। बिल्कुल। और वस्तु स्थिति में विश्वास करते, वो मुगालते पे कभी नहीं जीते। मैंने उनको जहां तक कि थोड़ा बहुत मैं समझ पाया, सच को स्वीकार करते। तो अगर कहीं प्रत्याशी चयन की भूमिका, अगर प्रत्याशी चयन का अगर कहीं समय आता है, तो मैं समझता हूँ कि उनको सलाह में उनको विशेष स्थान अगर कहीं दिल्ली के नेता देते हैं तो कुछ स्थिति पूर्व की तरह बेहतर हो सकती है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, आपने बहुत सही बात कही कि भूपेश बघेल जी के लोग के व्यक्तिगत आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो ऐसे हैं वैसे। लेकिन सारे सवालों का जवाब एक ही है। 2019 का लोकसभा 68 सीटों के साथ कांग्रेस थी, 2 सीटों पे आ गई लोकसभा में। उस 68 में से बाइफरगेट अगर कर लिया जाए तो 57 सीटों पे कांग्रेस की हार हुई थी। सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि सच में आप जहां पे जांजगीर लोकसभा में आपके पास एक भी विधानसभा की सीट नहीं है, आपके पास राजनांदगांव में अगर आप देखेंगे तो 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास है, कैसे आप पहुंच पाएंगे? रणनीति क्या होगा? फिर से वही सवाल कि क्या आप लोग दिग्गजों पे दांव लगाएंगे? क्योंकि आपने कहा कि कौन लड़ेगा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कौन लड़ेगा, क्योंकि आप तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं देश में। अवधेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसके पहले आपने प्रश्न किया था अनिरुद्ध भैया से कि भाजपा की 2 से दोबारा तक शायद वो उसको नहीं बोल पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं इस विषय पर। देखिए, 2 से दोबारा तक के आने में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनसंघ, वहां से लेकर के कार्यकर्ताओं का खून पसीना सब कुछ लगा है। और कांग्रेस का नारा हुआ करता था, इस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। तो आज हमने बता दिया, अटल जी की सरकार चली, मोरारजी देसाई जी की सरकार पहली बार जब बनी थी उसका अटल जी की सरकार चली, हमने सरकार चलाया। ये दूसरी बार माननीय मोदी जी अभी सरकार चला रहे हैं। दिग्गजों की बात जहां पर आती है, तो देखिए हर कार्यकर्ता दिग्गज है।
भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता का महत्व है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। तो हमारे पास तो एक लंबी फेहरिस्त है, लंबी सूची है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, संगठन में काम कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस बार आप देखिएगा ऐतिहासिक निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता देगी। जहां पर आप 4 लाख की बात करते हो सकता है 5 लाख 6 लाख तक के भी लीड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले और 11 के 11 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। हमारा कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, चाहे वो जमीन से जुड़ा कोई कार्यकर्ता लड़े, चाहे वो हमारा बूथ का कार्यकर्ता लड़े, मंडल का कार्यकर्ता लड़े, जिले का कार्यकर्ता लड़े, लेकिन जो भी कार्यकर्ता लड़ेगा उसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेगी। एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और 11 सीट का लक्ष्य हमने यदि रखा है तो इस बार 100% पूरा होगा। 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, धनंजय जी जवाब दे दीजिए कि बीजेपी ने तो स्ट्रेटेजी तैयार कर ली कि चाहे बूथ का कार्यकर्ता लड़े, प्रदेश नेतृत्व उसके पीछे खड़ा है और 11 के 11 सीटें इस बार बीजेपी जीतेगी। आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा ना, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, लगातार जनता के बीच में हैं और निश्चित तौर पर जो 2019 के चुनाव के परिणाम थे, जनता ने एक बार उनको अवसर प्रदान किया था। केंद्र में बैठी सरकार ने इस पर का अवसर मांगा था। उन्होंने कहा था कि मोदी के चेहरे को वोट दे दो, मोदी के चेहरे को वोट दे दो, जो प्रत्याशी खड़ा है उसको मत समझिए। जनता ने भरोसा किया कि किसी को सरकार में अवसर देना चाहिए। और आज अब प्रदेश में मोदी की गारंटी के नाम से आपने जो जुमला छोड़ा हुआ है वो भी देख रही जनता कि किस प्रकार के न मोदी की गारंटी है, न मोदी खुद की गारंटी है। और मैंने कहा कि लोकसभा के चुनाव निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी 11 लोकसभा सीटों में जीत दर्ज कराने के लक्ष्य साथ आगे बढ़ेगी। हम तो लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के बीच गए। हमारे कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ते हैं, हमारे नेता भी चुनाव लड़ते हैं, संगठन भी चुनाव लड़ता है। चुनाव के परिणाम होते कुछ भी है, सब हम स्वीकार करते हैं, हम उसे भागते नहीं है। फिर उत्साह के साथ हम जनता के बीच जाते हैं और इस बार 11 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे और देश से भी नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई इस बार तय होगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि काम करना और जुमला सुनाना और गुमराह करना सब चीज में अंतर है। और इस देश को चलाने की मादा और क्षमता किसी में है तो कांग्रेस की पार्टी की सरकारों के ऊपर में रहा है। आज देश महंगाई से जूझ रहा है। महंगाई पर जब चर्चा करते हैं केंद्र सरकार में बैठे लोगों से तो अमेरिका और पाकिस्तान के बातें करते हैं, पर देश की जनता, किसानों या नौजवानों की बात नहीं करते हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था गर्त पर जा रही है, पूरे देश को कंपनी राज की ओर झोंका जा रहा है। लोगों को समय पर ट्रेंड नहीं मिलता है, समय पर रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते, महिलाओं के हाथ से काम छीना जा रहा है, व्यवस्था बढ़ी हुई है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना मूल काम नहीं कर पा रही है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरह काम कर रही है। तो देश इस चीज को देख रहा है, जनता मौन रहती है और उस मौन का जो परिणाम जो है चुनाव में तब्दील होता है। हम 11 छत्तीसगढ़ में जीत देंगे और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई होगी, ये स्पष्ट है। ठीक है धनंजय जी, एक चीज ऐड कर देता हूं, फिर मैं सुनील जी का रुख करूंगा, अनिरुद्ध जी का रुख करूंगा। मोदी के चेहरे पे बीजेपी छत्तीसगढ़ में उस सरकार को उखाड़ के फेंक देती है जो 72 सीटों के साथ विधानसभा में होती है। केवल मोदी के नाम को लेकर चुनाव लड़ती है। प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के बड़े चेहरे को दरकिनार कर देती है बीजेपी। चुनाव से पहले अनिरुद्ध जी बेहतर उसको बताएंगे, मोदी के नाम से जो पार्टी 54 सीटों तक पहुंच जाएगी, लोकसभा में कैसे पीछे रहेगी? अनिरुद्ध जी, यही सवाल आपके लिए, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल वाजिब सवाल है। और अवधेश जी, पिछले जब आपने सवाल किया और मैंने जवाब दिया, आपने कहा भी भूपेश बघेल जी पे मैं इतना भरोसा जता रहा हूँ और इतनी सारी बातें मैं कह गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके सुझाव पे मतलब है ना कोई जीतने वाला जो है आदमी सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही। पिछले बार जो है राष्ट्रवाद जो है उसका कमाल हुआ और मैं आज शुरुआत में ही मैंने कहा कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। एकदम खुल के कोई बात बोलने की जरूरत नहीं है अवधेश जी। स्थिति अभी भी वही है, चुनौतियां बरकरार है। मैं बात अच्छे चेहरों की कर रहा हूँ कि मतलब कौन, मतलब है कि चुनावी मैदान में कौन बेहतर चेहरा हो सकता है। मैं कोई जीतने वाले ये जीत जाएगा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और आपने उल्लेख कर ही दिया कि आज राजनांदगांव जैसी, जहाँ 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का जिला है, वहाँ 6 में से 5 कांग्रेस के विधायक हैं। मतलब बात तो वैसे भी आसान नहीं है। और 8 में से 5 राजनांदगांव 8 जो है और राजनांदगांव सिर्फ जिले की मैं बात ठीक है, बिल्कुल सिर्फ मैं जिले की बात करता हूँ अवधेश जी। तो 6 में से 5 कांग्रेस के हैं और मेरे ख्याल से जो ज्यादा होमवर्क तो वहाँ पे ओम माथुर जी कर रहे होंगे, क्योंकि ओम माथुर जी का मतलब ऐसा लग रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद कुछ दौरा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो तो कवि सम्मेलन में भी दिख रहे हैं। मतलब उनकी जो सक्रियता जो है मतलब है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह है इसको देखी जा सकती है और वो कहीं कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे अवधेश जी। ठीक है, मैं एक बार सुनील जी का रुक, सुनील जी आप हाथ उठा रहे थे, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगा आपसे। देखिए, मोदी जी की गारंटी पर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है और कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं।
जो खुद सरकार कांग्रेस जो है वो उसका पतन हो चुका है। भैया आपकी जो इंदिरा जी थी, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी जी आया ठीक है, गरीबी ठीक है, हटाओ। कांग्रेस का नारा ठीक है, सुनील जी मुझे समाप्त करना हमने तो पड़ेगा। गरीबों का आवाज दिया, ठीक है सुनील जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है सुनील जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। मैं धनंजय जी को 10 सेकंड का समय देगा। धनंजय जी आप जवाब दे दीजिए। मिशन आपने 11 तय किया है, क्या धरातल पे पूरा होगा? 10 सेकंड में मुझे समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, अनिरुद्ध दुबे जी ने कहा कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो निश्चित तौर पर जो गरीब जनता महंगाई से पीड़ित है, नरेंद्र मोदी के चलते जो बेरोजगारी है, जो देश का अर्थव्यवस्था गर्त में जा रहा है, देश संपत्ति भी जारी है, यही राम जी बेड़ा पार करें गरीब जनता का, किसानों का, नौजवानों का, माता बहनों का, और रावण की तरह अहंकारी सरकार की विदाई होगी। चले विदाई होगी। दोनों पार्टी ने अपना अपना टारगेट सेट कर लिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ में 2024 में होने वाले लोकसभा, देश भर के साथ में छत्तीसगढ़ में होने वाले 2024 के लोकसभा में जरूर चौंकाने वाले चेहरे न केवल उतारे जाएंगे बल्कि परिणाम भी इस बार जरूर चौंकाएंगे, क्योंकि दोनों ही दलों ने अपना सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ इस बार जो लक्ष्य वो निर्धारित किया है कि 11-11 सीटें दोनों जीतने का दावा कर रही है। लेकिन कौन कितने सीटों तक जीत पाएगा, कौन कितनी संख्या तक पहुंच पाएगा, वक्त तय करेगा। इतना तय है कि विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दोनों ही दल जुट चुकी है और दोनों ही दलों के दावे अपने अपने हैं जो उपस्थित कर रही है। लेकिन जनता जनार्दन निर्णय लेगी कि किसके दावों में दम होता है। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।